हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आप लोग के लिए आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस। तो पता होना चाहिए आप लोग को कि न्यूक्लियर फोर्सेस एक ऐसा टॉपिक है जो 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, दोनों में यूजेज होता है। और सब्जेक्ट फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों में न्यूक्लियर फोर्सेस कहीं ना कहीं इसका यूज हो जाता है। यानी 11th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री और 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री सभी में इसका यूज होता है। तो सबसे पहला चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि जो एटम जो होता है जिसका शेप को स्फेरिकल बोला गया है, इसमें एक टिन्नी सेंट्रल कोर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, उसे नाभिक बोलते हैं। इसमें दो प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, सॉरी, दो टाइप का पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला गया है। ठीक है, यानी यहाँ न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम लोग न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। तो ये जो प्रोटॉन जो है इसका चार्ज क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। और ये जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, यानी वो पॉजिटिव भी नहीं होता है और नेगेटिव भी नहीं होता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि सिर्फ प्लस चार्ज है, तो सिर्फ प्लस प्लस के बीच में कैसा फोर्स होना चाहिए, तो रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। उस रिपल्सिव फोर्स तो लगता ही है, उस रिपल्सिव फोर्स के बावजूद इस पार्टिकल्स को उस छोटी सी जगह पर बांध के रखने के लिए, उसे वहां होल्ड करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स की आवश्यकता होती है। उसी स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे। एटम जिसका शेप को हम लोग स्फेरिकल स्टडी किए हैं, उसका एक सेंट्रल टिनी कोर होता है, बहुत ही छोटा सेंटर होता है, जिसमें क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज तो होता ही नहीं है, वो तो न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां सेंटर में जो भी पार्टिकल्स बैठा हुआ है उन सभी का चार्ज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स होता है, तो आप लोग को पता है, रिपल्सिव नेचर का होता है। तो रिपल्सिव नेचर होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से होल्ड क्यों है, वो एक दूसरे के साथ क्यों है, वहां पर अलग अलग क्यों नहीं हो जा रहा है। तो उस रिपल्सिव नेचर वाले फोर्स को वहां लगने के बावजूद भी उसको वहां पर एक साथ होल्ड करने के लिए, एक साथ रखने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स के जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, तो इन सभी फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, वो 100 टाइम्स मोर होता है, ज्यादा होता है, किससे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू न्यूक्लियॉन्स। उसमें कुछ भी हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो सकता है, या उसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर होता है। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स के बाद किसका नंबर आता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए लगता है, अप्रोक्स 10 फर्मी। और 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर, बहुत ही स्मॉल। अगर डिस्टेंस दो न्यूक्लियॉन्स, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। ठीक है, और ये जो फोर्स है वो 10 फर्मी से डिस्टेंस कम रहेगा इसका तभी लगेगा, 10 फर्मी से ज्यादा हो जाएगा तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और डिस्टेंस बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, 0.5 फर्मी हो जाएगा तो वो रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। फोर्सेस तो लगेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगेगा, बट वो रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। तो ये है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। तो ध्यान दोगे, न्यूक्लियर फोर्सेस आर दी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर दी न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मीनिंग क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ही न्यूक्लियॉन्स
बोला गया है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी एक एटम के न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के लिए जो फोर्स होता लगता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, तो फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन ए पेयर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी दो न्यूट्रॉन के बीच में भी ये लगता है, ए पेयर ऑफ प्रोटॉन्स या दो प्रोटॉन्स के बीच में भी लगता है, एंड आल्सो बिटवीन ए न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर, या एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी ये लगता है विथ द सेम स्ट्रेंथ, सेम स्ट्रेंथ के साथ। यानी ये जो प्रोटॉन है सिर्फ प्रोटॉन सॉरी ये जो न्यूक्लियर फोर्स है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में ही सिर्फ नहीं लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, दो प्रोटॉन्स के बीच में भी लगता है, ठीक है, दो न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, ठीक है, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, ठीक है। दैट इज चार्ज से इसे कोई मतलब नहीं है, तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, यानी ये जो है सो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दोगे, न्यूक्लियर फोर्सेस आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर, यानी ये जो न्यूक्लियर फोर्स जो है ना ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। यहां देखोगे ध्यान से, द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का 100 टाइम्स होता है, मतलब उससे इतना ज्यादा अधिक होता है, एंड 10 to the power 38 times that of the gravitational force between nucleons, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है उससे 10 to the power 38 टाइम्स ग्रेटर होता है। यानी इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स और इससे 10 to the power 38 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब सबसे ज्यादा कौन हो गया, तो न्यूक्लियर फोर्स, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इसका ऑर्डर याद रखोगे कि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इसके बाद आता है हमारा नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट में ध्यान दोगे, थर्ड पॉइंट में ध्यान दोगे, द न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज, यानी न्यूक्लियॉन्स, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम रहने से ये फोर्स जो है सो एक्टिव होता है। अगर ये डिस्टेंस हमारा 10 to the power 10 फर्मी से ज्यादा हो जाता है तो ये फोर्स जो है सो नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब ये फोर्स हमारा 10 फर्मी तक ही एक्टिव होता है। इसका रेंज पूछा जाए तो 10 फर्मी होगा। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज मोर देन 10 फर्मी, यानी अगर 10 फर्मी से ये ज्यादा हो जाता है तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। द न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्स becomes a strongly repulsive when distance between nucleons becomes less than 0.5 फर्मी। जैसे कि अभी यहां बताया गया है कि अगर इसका डिस्टेंस 10 फर्मी से ज्यादा होगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि डिस्टेंस कम होने से ज्यादा होना चाहिए, होता ही है, बट बहुत अधिक हो जाए, बहुत कम हो जाएगा। दैट इज अगर इसका डिस्टेंस 0.5 फर्मी से भी अगर कम चला जाता है तो इसका जो नेचर है वो रिपल्सिव नेचर का हो जाता है। फोर्स तो लगता है बट स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगता है, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है तो इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर से वो अट्रैक्टिव नेचर का हो जाता है। यानी सीधे सी मतलब ये है कि दो न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, वो 0.5 फर्मी से क्लोज नहीं हो सकता है, ठीक है। याद रखोगे 1 फर्मी का वैल्यू क्या होता है, तो 1 फर्मी का वैल्यू होता है 10 to the power -15 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि सपोज कि यहां पर ध्यान दोगे, ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में बहुत सारा पार्टिकल्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सभी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोटॉन का फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अगर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सभी
सेंटर की तरफ ही नहीं लगेगा, आपस में इधर भी तो फोर्स लगता है हमारा, इधर भी तो फोर्स लगता है। ये सिर्फ सेंट्रल नेचर का नहीं होगा, ये अगर पार्टिकल यहाँ यहाँ है तो इधर भी फोर्स इसका लग सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर डिपेंडेंट ऑन स्पिन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई, यानी जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, उसका मोमेंटम पर डिपेंड करता है, एंगुलर मोमेंटम पर, और उसका स्पिन पर डिपेंड करता है इसका नेचर। तो ये था हमारा आज का क्लास में न्यूक्लियर फोर्स का एक छोटा सा वीडियो। तो आई होप आप लोग को आज का ये क्लास अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, और कहीं भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हो, ताकि अगले क्लास में इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, और नए टॉपिक के साथ हम अगले क्लास में फिर से प्रेजेंट होंगे। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।